हेलो एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के केस की हियरिंग के बारे में। एक्चुअली अभिनेतन और अदर्स को का जो केस लिस्टेड है उसकी कल कैट कोर्ट दिल्ली में हियरिंग है। तो उसके लिए हमने क्या क्या प्लानिंग कर रखी है और किस तरह से हमारा क्या क्या प्लानिंग की हुई है, क्या क्या एविडेंसेस टीम दे रही है और किस तरह से प्लानिंग हुई है कल के केस के बारे में, उसको डिस्कस करूंगा। और अभी नेतन की जो पिटीशन है उसके हिसाब से उन लोगों ने क्या एविडेंसेस सामने रखे हैं और क्या उन्होंने रिलीफ मांगा है, क्या उन्होंने इंटरिम रिलीफ मांगा है। रिलीफ और इंटरिम रिलीफ ये लीगल टर्म्स हैं जो कि आपकी पिटीशन में यूज होती हैं। उसके साथ ही साथ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है, किस ग्राउंड पे उन्होंने केस किया हुआ है और वो चाहते क्या है कि उनके पेटिशनर्स को क्या क्या रिलीफ मिले। आप सभी के बीच में बहुत सारी जिज्ञासा होगी इस चीज को लेकर कि रिलीफ क्या सिर्फ जो जिन्होंने केस किया या जो पेटिशनर्स हैं उनको मिलेगा, क्या रिलीफ हमने सबके लिए सीख किया है। तो एक्चुअली ये मैं आपको सबको बता दूं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले ही कि जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताने वाला हूं। और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सीधे सीधे नेतन की जो पिटीशन है जो कि कोर्ट से मुझे प्राप्त हुई है उसके हिसाब से ही मैं सारा बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पेटिशनर्स के पर्सनल डिटेल्स हैं। और मैंने ये सिर्फ ओपन करके आपको इसलिए दिखाया है कि देख लीजिए कि मतलब रियल पिटीशन के बेसिस पे ही मैं सारे काम कर रहा हूँ। और इससे ज़्यादा मैं इसको स्क्रॉल करके नहीं दिखा सकता। रिलीफ और इंटरिम रिलीफ को मैं एग्जैक्ट वर्ड टू द वर्ड में मैंने अपनी पीपीटी में इंक्लूड किया है, तो वो मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कल जो भी केस की हियरिंग का रिजल्ट निकलेगा उसको फाइनल मतलब जो भी अपडेट एक्चुअल होने वाली है उसको हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा टू द वर्ड हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाएगा जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो केस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई हमने क्या क्या फैक्ट्स का सबमिट किए हैं कोर्ट को, किस ग्राउंड पे हमने केस किया है कि भाई किस ग्राउंड पे हम केस कर रहे हैं, उसमें हमें केस में अल्टीमेटली जो हमें चाहिए रिलीफ वो क्या है और इंटरिम रिलीफ हमने क्या सीख किया है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक केस की पिटीशन में होती हैं। तो सबसे पहले तो कल की हियरिंग का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि क्या कल कोई एसएससी का ऑफिशियल वहां पर आएगा। क्योंकि हमने जो कोर्ट ऑर्डर देखा है, कैट का जो लास्ट कोर्ट ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को एसएससी से आना होगा जो कि एसएस जो पूरे केस की प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेगा और उस प्रोसीडिंग को स्मूथ बनाने के लिए तुरंत तुरंत आंसर करेगा। तो इस तरह के किसी ऑफिशियल को कल की कोर्ट की हियरिंग में बुलाया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली मैंने देखा है कि शुभम पाल का जो केस चल रहा है 2023 वाला, तो उसमें जो केस की डेट है वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ती दिखाई दे रही है। मेरा पर्सनली ऑनेस्ट बताऊं तो इस ग्रुप से कोई कांटेक्ट नहीं है, शुभम पाल के ग्रुप से। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो डेट आगे बढ़ गई है शुभम पाल की वो क्यों हो गई है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो जब से सुप्रीम कोर्ट में केस गया है केस सिर्फ टलता ही चला जा रहा है। तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिल रही है लेकिन उसके आगे की कोई ऑर्डर या किसी तरह की कोई हियरिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन इस केस के बारे में हो या इस टीम से कोई हो जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता हो, क्योंकि आपके केस के जो आउटपुट है उससे हमारा केस काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। तो अगर कोई अपना डेटा इस टीम से शेयर करना चाहता है तो मेरी ईमेल आईडी है ssccgl scam2024@gmail.com। तो इस पे प्लीज अगर किसी को इस केस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो जरूर शेयर करें। तो कल का सबसे बड़ा मुद्दा तो यही कि क्या ऑफिशियल आएगा। अगर ऑफिशियल ने कल गोटी कर दी और वहां पर नहीं आया और तो फिर प्रोसीडिंग्स में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल एसएससी ने, अगर एसएससी के वकील ने ही कल डेट मांग ली कि हमें एक और डेट की जरूरत है, तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि केस और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। ये फैक्ट है क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इस पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते। आगे हम चलेंगे, चलिए केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि जब भी कोई केस का फैक्ट लिखा जाता है तो बेसिकली टाइमलाइन दी जाती है कि टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स क्या है। तो अभिनेतन के जो केस के पिटीशन है उसमें सिंपली उन्होंने एक टाइमलाइन दी हुई है कि किस डेट को, जैसे 26 सॉरी
26 समथिंग 24 या 26 ऑफ जो जून को जो अपना नोटिफिकेशन निकला था कि नोटिफिकेशन कब निकला है, प्री कब हुआ, प्री का रिजल्ट कब आया, ठीक है। उसके बाद हमने जो मेंस का पेपर है कब आया, मेंस के पेपर हमने कब दिया। तो ये जो टाइमलाइन होती है फैक्ट्स ऑफ द केस में बताया गया है कि इस दिन को नोटिफिकेशन निकला, ये प्री था, प्री का रिजल्ट इस दिन आया। और अगर मैंने जैसे पर्सनली डाला हुआ है कि मेरा रिजल्ट प्री में क्या था, क्योंकि उसमें लोग ज्यादा हैं, इसलिए वो चीज लाइन वहां पे मिसिंग है। मेंस कब हुआ, मेंस कितनी पालियों में हुआ, किस पाली में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, कहाँ टाइपिंग गड़बड़ हुई, बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस वहां पे लिस्टेड थे। ठीक है। आगे चल के उन्होंने फिर रखा कि भाई हम ये सब सारे इवेंट्स तो हो गए, अब हम केस किस ग्राउंड पर करना चाहते हैं। तो ग्राउंड ऑफ द केस में उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो इवेंट बताया है वो है बोनस। उन्होंने बताया है अपने पिटीशन में कि बोनस जो है इनवैलिड तरीके से, इनवैलिड ग्राउंड्स पर बांट दिया गया है, जिससे कि जो भी पिटिशनर्स हैं उनको काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उनके रैंक्स में। और उसी कारण से सिर्फ ये गलत तरीके से बोनस का बांट देने के कारण उनके सिलेक्शंस नहीं हुए हैं। सेकेंड जो ग्राउंड बताया गया है वो नॉर्मलाइजेशन बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट तरीके से होने के कारण रैंक में काफी ज्यादा असर पड़ा है। और उस कारण से क्या है, सिलेक्शन जो भी पिटिशनर्स है उनका नहीं हुआ है। ये एक्चुअली ये जो लिखा गया है वो काफी ज्यादा बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया है, काफी लंबा कंटेंट है इस पूरे स्पेसिमेन का। लेकिन मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख नहीं सकता और मैं वो स्पेसिमेन आप लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा हूँ। हालांकि अवेलेबल तो है मेरे पास, लेकिन दिखाना सही नहीं होगा। इसलिए अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि बेसिक क्रंच क्या है, क्रक्स क्या है उसका। तो कुल मिला के बोनस जो है वो बोनस और जो नॉर्मलाइजेशन एब्रप्ट तरीके से किया गया है, इनको ग्राउंड में रखते हुए उन्होंने क्या किया है, पिटिशन को फाइल किया है। उसके बाद एविडेंसेस क्या क्या फाइल किए हैं, किस किस क्वेश्चन के अगेंस्ट। तो जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं सारे आपको बता देता हूँ। जैसे इवन नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि इवन नंबर का जो क्वेश्चन है टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से सही था, उसके प्रूफ वहां पर लगाए गए हैं। और अभी जो कल हियरिंग होने वाली है उसके पहले मैंने भी अपने एविडेंसेस में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया है। जितने भी एविडेंसेस आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो सारे एविडेंस मैंने फॉरवर्ड किए हैं इस ग्रुप को। और इज इट नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, बट मैंने उसको ड्राफ्ट करके लीगल लैंग्वेज में एविडेंस के तौर पे फॉरवर्ड किया है। तो वो एविडेंसेस भी यहाँ इंक्लूड होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं वही एविडेंस आपको यहाँ दिखाऊंगा, यहाँ बताऊंगा जो कि पुरानी पिटीशन में इन्होंने इंक्लूड किए हुए थे। एनीवे एविडेंस कभी भी अपग्रेड किया जा सकता है, क्योंकि कभी भी न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं केस में, तो एविडेंस हमेशा ही अपडेट होते रहते हैं। तो बेसिकली टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से इवन नंबर्स का जो क्वेश्चन है उन्होंने चैलेंज किया है, और उसमें चैलेंज यही किया है कि n+1 शुड बी द फॉर्मूला, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था। इसके साथ इन्होंने वो जो इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज हुआ है, उसको चैलेंज किया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जो भी पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो जजमेंट्स दिए गए हैं इंडिया में अबाउट द टैक्स, की इनकम टैक्स रिटर्न का जब अगर देरी होती है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उस ग्राउंड्स पे भी टैक्स के क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है। इसके अलावा लोनलीनेस वाले क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा जो बुक है अ सिंपल पाथ, उसका इंस्टेंस को लगाया है और उसको उसके हिसाब से प्रूफ किया है कि लोनलीनेस का आंसर, सॉरी, जो पैराग्राफ है उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है वो लोनलीनेस होना चाहिए। आई थिंक अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया है। चैलेंज किस बेसिस पे, कि उनका जो टेंटेटिव आंसर की में जो आंसर था उसी को सही मानते हुए सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया है जितने भी चेंज हुए हैं। मुझे अभी याद इतने ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो चैलेंज हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस में लगभग हुआ है। मैं एक बात स्पेसिफिकली बता दूं कि जो अभी पिटीशन हमने देखी है, मतलब जो भी करंट पिटीशन फाइल हुई है उसमें अगर एडिशनल एविडेंस अगर कुछ ना लगाया हो, जो पिटीशन मेरे पास है उसमें जो 20th शिफ्ट का जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है वो चैलेंज नहीं हुआ है। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये वाला ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं हुआ है। और इस पूरी क्या बोलेंगे, जो मेरे पास यहाँ पर पिटीशन रखी हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो वजन दिया गया है वो क्रीन क्वेश्चन को दिया गया है। क्रीन का जो प्रूफ है उसके लिए काफी ज्यादा लंबा लेख लिखा गया है।
और जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है, इनको भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। कुछ जैसे सेंसस वाला क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ एक फ़ोटो लगा दी गई है, उसमें एक पीआईबी की फ़ोटो है वो लगा दी गई है, उससे ज़्यादा कुछ एविडेंस और कोई आर्गुमेंट वगैरह वहाँ पर नहीं लिखी हुई है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं जो लगाए हुए हैं, और एविडेंसेस का बेसिक मोटिव यही है कि जो टेंटेटिव टेंटेटिव आंसर की आई थी उसका ही आंसर सही है। और टैक्स वाले क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है फॉर चेंज ऑफ आंसर। इसके साथ साथ जो क्रेन और इलेक्ट्रिसिटी के ऑप्शंस चेंज हुए हैं, इनको भी टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से चैलेंज किया गया है। अभी मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता हूँ कि मैं अपने केस में इनको किस हिसाब से चैलेंज कर रहा हूँ। ये मैंने प्योर आपको अभिनेतन की पिटिशन जो है, अभिनेतन अदर्स की पिटिशन के हिसाब से बताया है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद सबसे मेन जो कंटेंट है यहाँ पर वो ये है रिलीफ सॉर्ट, कि हाँ, जो केस हो रहा है उसमें रिलीफ क्या मांगी गई है। तो रिलीफ सॉर्ट मैंने सीधा सीधा स्निप आपका पिटीशन का ही डाला हुआ है। एविडेंसेस मुझे डालना सही नहीं लगा और मैंने ग्राउंड्स वगैरह सही डालना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। रिलीफ सॉर्ट एक ऐसा चीज है कि हम केस क्यों कर रहे हैं वो चीज पर केस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने रिलीव सॉर्ट मैंने यहाँ पर स्निप करके डाल दिया। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके एक बार एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी तरह से पहला पॉइंट ये है कि क्वेश द इम्प्यून रिजल्ट डेटेड, जो रिजल्ट हमारा मिडनाइट ऑफ 12th ऑफ मार्च को निकला था उसमें उसको क्वेश करना है। मतलब जो रिजल्ट है उसको नया रिजल्ट चाहिए ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। क्वेश करने के लिए मतलब उस रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए बोला गया है। दूसरा ये बोला गया है कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू इंक्लूड द नेम। रिस्पोंडेंट्स का मतलब यहाँ पर एसएससी है, ये ध्यान रखिएगा। एसएससी को बोला गया है कि जो नेम ऑफ एप्लीकेंट्स हैं इस केस के, मतलब जो एप्लीकेंट्स इस केस में हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन में नाम डालने के लिए डायरेक्ट के करें। कोर्ट को ऐसी रिक्वेस्ट की है कि कोर्ट एसएससी को डायरेक्ट करे कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको सिलेक्शन की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 टू अलोकेट, रिस्पोंडेंट नंबर 1 वही है एसएससी, टू अलॉट सुटेबल जॉब टू द एप्लीकेंट्स इन टर्म ऑफ द मेरिट एंड प्रेफरेंस। मतलब जो भी उनके रैंक के हिसाब से और उनके मार्क्स के हिसाब से उनको जॉब मिलनी चाहिए रिजल्ट के हिसाब से, उस जॉब में सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में उन एप्लीकेंट्स को वहां पर उनका नाम इंक्लूड किया जाए। हालांकि इसमें इसके समझने का मतलब यही है कि यहाँ पर रिजल्ट रिवीजन का कुछ डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं लिखा गया है कि रिजल्ट को रिवाइज करना है। क्वेश का भी मैं मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ कि कुल मिला के रिजल्ट को कैंसिल करने की बात की गई है या फिर उसको रिवाइज करने की बात की गई है। बट यहाँ पे डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंस दी गई है वो इस चीज को दी गई है कि जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं इस केस के, उनका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर आना चाहिए। आखिरी ये है कि सॉरी आखिरी नहीं है, इन द ऑल्टरनेटिव डायरेक्ट मतलब अगर मान लीजिए जो रिजल्ट है पूरी तरह से आप उसे कैंसिल नहीं करना चाहते हैं, तो कुल मिला के एग्जाम को रिकंडक्ट करवाने के लिए थर्ड में उन्होंने रिक्वेस्ट की है। मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेफरेंस तो ये है कि रिजल्ट फिर से चेंज हो, उसमें जो एप्लीकेंट्स है उसका नाम एटलीस्ट होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं दे सकते तो पूरा का पूरा एग्जाम फिर से करवाने के लिए प्ली किया गया है। पास सच अदर और फर्दर ऑर्डर्स एज दिस ऑनरेबल टू, मतलब इसके अलावा भी अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है, कोई ऑर्डर सही लगता है, तो अपने डिस्क्रिशन से केस को सुनने के बाद जो उनको ऑर्डर सही लगता है उस तरह का ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के रिलीफ सॉर्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक जितने भी डाउट होंगे इसको लेकर कि एक्चुअली हम अभिनेतन के केस में प्ली में क्या है, क्योंकि मुझे ज्यादातर कमेंट्स में यही देखने को मिलता है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सबको रिलीफ मिलेगा या रिवाइज रिजल्ट होगा तो सिर्फ जो एप्लीकेंट्स है उनको तो उनका अकेला सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो एक्चुअली ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस हिसाब से तो यही लगता है कि बोला तो यही गया है कि रिजल्ट को क्वेश करके एक नया रिजल्ट बनाया जाए, और कुल और जो भी नया रिजल्ट बनना है उसमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट जो एप्लीकेंट्स उनका सभी का नाम तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो बाकी जो एप्लीकेंट्स नहीं है उनको इस पूरे केस से फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर एक्चुअली सर्टेन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि लीगल लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ लिखी गई है। अब उसमें से अगर कोई आपका आप किसी लॉयर से कंसल्ट करना चाहते हैं कि इस लिखे हुए के हिसाब से आपको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप जरूर कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली लॉयर से इस बारे में कंसल्ट किया नहीं कि इन्होंने रिलीफ क्या सीख किया है। मैंने सिर्फ ये लॉयर को पास कर दी थी, मैंने अपने हिसाब से एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ कि जितना मुझे समझ में आया पढ़कर। पास सच अदर, ये तो हमने पढ़ लिया कि जो भी ट्रिब्यूनल को सही लगता है उस तरह का एक ऑर्डर वो पास कर सकते हैं। ठीक है। इंटरिम रिलीफ है वो तो काफी सिंपल लिखा हुआ है कि यहाँ पर स्टे चाहिए,
जब जो भी आगे रिजल्ट निकलने के बाद जो भी स्टेप्स किए गए हैं, जैसे क्या बोलते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस डेट के बाद जो भी नोटिफिकेशन या जो भी प्रोसेस हुई है उसको स्टे करने के लिए इंटरिम रिलीफ मांगा गया है। और डायरेक्ट द रिस्पॉन्डेड टू ब्रिंग ऑन, अच्छा ये कुल मिला के जो रॉ मार्क्स हैं बच्चों के, कुल मिला के जो सक्सेस सारे बच्चे और जो सक्सेसफुल बच्चे हैं उनके रॉ मार्क्स, उनके फाइनल मार्क्स जो हैं, रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेंट्स, फाइनल आंसर की इसके हिसाब से और टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से रॉ मार्क्स मांगे गए हैं। क्योंकि ये रॉ मार्क्स क्यों मांगे गए हैं, क्योंकि इस तरह ये जो डेटा है अगर इससे ये बाहर आ जाता है तो प्राइमा फेसी एविडेंस मिल जाएगा उन बच्चों का जिनके जिनके 50 नंबर बढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका 40 नंबर बढ़ के उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे बच्चों का जो डेटा है वो इस डेटा के थ्रू सामने आ जाएगा। अगर ये डेटा एसएससी कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर देती है तो उससे हम ऐसे बच्चों को ढूंढकर निकाल सकते हैं जिनका अनफेयर तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ने के कारण सिलेक्शन हुआ है, और उसको केस में डेटा को यूज किया जा सकता है। तो आई थिंक इतना ही था। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको किसी तरह की लीगल एडवाइस चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। उनमें उसमें मैंने 2 लॉयर्स को अभी ऐड किया है, और मेरे खुद के लॉयर भी टेलीग्राम ग्रुप में मेरी फर्स्ट हियरिंग के बाद ऐड हो जाएंगे। तो अगर अभी इस करंट सिचुएशन में आपको किसी भी पॉइंट का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइएगा। उसमें मैंने 2 लॉयर अपनी उसी टीम से ऐड कर दिए हैं। वो आपके क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर देंगे। तो मेरे हिसाब से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो यही है कि रिलीफ प्राइमरीली अगर देखा जाए, एक्चुअली मैं शुरू में वीडियो में बोलने से बच रहा था। प्राइमरी रिलीफ उन्हीं लोगों के लिए मांगा गया है जो केस में पेटिशनर्स हैं। सिंपल बात है। ठीक है। आखिरी में के लिए हम लोगों ने जितने भी एविडेंसेस फ्रेम किए हैं, मतलब जो अभिनेतन की टीम है उन्होंने जितने भी एविडेंसेस फ्रेम किए हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि मैंने उनके एविडेंसेस को एक एक रीड, मतलब कई सारे एविडेंसेस मेरे साथ शेयर किए गए थे तो मैंने रीड किया है। और मैंने कई सारे इनपुट्स अपने दिए हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो मैंने रिसर्च किया था उसको मैंने ड्राफ्ट करके दिया है। और इसके साथ साथ जो भी मैं एविडेंसेस बना रहा था तो उसकी वीडियोस भी मैंने उनको भेजे हुए हैं, जो कि वीडियो तो इंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब मैंने उसे ड्राफ्ट किया है अभी फाइनली, तो आज शाम को ही मैंने एक अपना ड्राफ्ट उनको भेजा है, जो कि अपने केस में अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी मेहनत की गई है टीम के द्वारा, और जितनी भी टीम थी उसने सारे मिलकर डॉक्यूमेंट बनाया है। और अभिनेतन की टीम को काफी ज्यादा दूसरे ग्रुप्स का भी सपोर्ट मिला है, जो दूसरे केसेस हो रहे हैं उनका भी काफी सपोर्ट मिला है। हम सब ने मिलकर ही काम किया है। और हम सभी देख रहे हैं कि यार 22 को एक्चुअली कल की डेट को होता क्या है। तो जो भी हो, अभी तो कई सारी चीजें हमारे हाथ में होती नहीं है। एसएससी का वहाँ ना, एसएससी के ऑफिशियल्स का वहाँ ना पहुंचना, एसएससी के वकील के द्वारा वहाँ डेट मांग लेना, 10 चीजें पॉसिबल हैं। कोर्ट केस है, थोड़ा लंबा चलता है, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। मैं भी अपने कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, क्योंकि पेशेंस मेरा टेस्ट किया जाता है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो मैं देखता रहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल खिंच जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि जितने साल खिंचना है खिंच जाए, बस जो भी सही है वो रिजल्ट निकले। और जो भी रिजल्ट इस तरह रिवाइज होना चाहिए जिसमें एक्चुअल जो बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए था उसी को जॉब मिलनी चाहिए। और अगर मान लो किसी इंसान की, मैं तो नहीं चाहता कि जॉब जाए, अगर इनकेस अगर जॉब जाती है तो एक एडिशनल रिजल्ट निकाल के उनको भी वापस जॉब पर रखना चाहिए। तो टीम को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जो भी होगा कल टेलीग्राम पे मैं जैसे ही हियरिंग खत्म होती है तो उसका जो क्रक्स है, देखिए ऑर्डर तो 3 या 4 दिन में निकल कर वेबसाइट पर आता है जो रिटर्न ऑर्डर होता है, लेकिन कल की हियरिंग का जो भी क्रक्स होगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट हैंड शेयर कर दूंगा। और जो भी एग्जैक्ट वर्ड होंगे वहाँ पर जो भी हियरिंग में यूज किए गए होंगे, मैं ट्राई करूंगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स को ही मैं आपको आपके साथ शेयर करूं। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टीम। जो भी होगा देखा जाएगा। और जो भी कल केस में आउटकम निकलता है उसको मैं मेरी केस की हियरिंग 28th को प्लान की गई है। तो अभी हालांकि कॉज लिस्ट नहीं बनी है, लेकिन 28th को मोस्ट प्रोबेबली मेरा केस की हियरिंग होगी। तो जो भी एक्चुअली यहाँ से आउटकम आता है उसे हम अपने केस में भी यूज करेंगे, जो कि हमने जबलपुर कैट में लगाया हुआ है। तो कल के केस की जो भी हियरिंग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड। जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं और जितने भी लोग सिलेक्टेड नहीं है सबको इम्पैक्ट करेगा ये कल का हियरिंग। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टीम। गुड नाइट एवरीवन।